हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले हमने काफ़ी चैप्टर जो वो करवा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि क्लास 11th और 12th के सभी चैप्टर PYQ जो है वो 1988 से लेकर 2022 तक के करवाए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर इस टॉपिक से 1993 में। वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, यानी प्रोटॉन के पास में क्या हो सकता है, वेरी लार्ज चार्ज हो सकता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो सकता है, हाइड्रेशन एनर्जी हो सकता है या फिर रेडियस हो सकता है। तो प्रोटॉन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है और वहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, बट वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसका आयोनाइजेशन हमें क्या देगा, हाइड्राइड आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, प्रोटॉन देगा या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देगा। 1990 में क्वेश्चन पूछा गया। अब सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या दे सकता है हमें, H+ एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोटॉन दे सकता है हमें। क्लियर है? अब हाइड्राइड आयन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्राइड आयन क्या होता है। तो हाइड्राइड आयन होता है H- यानी एनायन ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन का एनायन। एनायन नहीं होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो वो प्रोटॉन देगा, हाइड्राइड आयन नहीं देगा। नेक्स्ट हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है वहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है, तो H3O+ जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब एक हाइड्रोजन एटम जो है वो ये चीज़ कैसे देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा, प्रोटॉन देगा। ये तो हमारा आंसर आ चुका है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH- अगर दे रहा है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जिसको हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, बट वो अकेला हाइड्रोजन एटम नहीं दे सकता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1998 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसके अंदर रिएक्शन होने के बाद में जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, ये पूछा गया। कॉपर एंड HCl, यहाँ पे बोला गया कि हमारा HCl जो है वो एक्वस मीडियम में कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आयरन को स्टीम के साथ में रिएक्शन होती है, या फिर आयरन की H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, या फिर सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल की होती है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी। तो देखिए हमारा जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, नीचे आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है कॉपर जो है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर हमारा कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाता तो हमारा CuCl बनता और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। और ये सबसे पूछा गया कि विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आयरन और आपके सोडियम जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो इनको यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी ये वाटर गैस जो होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, पासिंग स्टीम थ्रू ए रेड हॉट कॉक, सैचुरेटिंग हाइड्रोजन विद मॉइस्चर, मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:2, या फिर हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। सबसे पहले हमें वाटर गैस का पता होना चाहिए। ये NCERT में जो पेज नंबर 286 है वहाँ पर वाटर गैस के बारे में दिया हुआ है। वाटर गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को क्या बोला जाता है, वाटर गैस बोला जाता है। और वहाँ पर NCERT पेज नंबर 286 पे साफ साफ दिया हुआ है कि जब हमारे पास में जो है स्टीम का मतलब H2O और रेड हॉट कोको का मतलब कार्बन सिंपल, इसमें हाई टेम्परेचर देती है, मतलब हाई टेम्परेचर यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है 1270 केल्विन, यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग 997 डिग्री सेल्सियस।
इतना हाई जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो बनती है, यानी यही क्या है हमारी वाटर गैस है। वाटर गैस को सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, या फिर सिन गैस भी बोला जाता है किसको, वाटर गैस को। तो ये हमारा यहाँ से आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3, यानी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम हो, सबसे पहले हमारे पास में कोल्ड डाइल्यूट जो HNO3 है, वहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा। तो MgNO3 जो है वो हमारा बनेगा और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। और हमसे ये पूछा कि कौन सा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा सकता है रिएक्शन करने के बाद में, तो आ जाएगा मैग्नीशियम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है हाइड्रोनियम आयन यानी दैट इज H3O+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। सेकेंड है डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाई हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। अब आप कहोगे ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये NCERT के पेज नंबर 286 पर ही मेंशन है कि जो डाई हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वहाँ पर रिएक्शन करवा के रिस्पेक्टिव मेटल जो होती है उसको फॉर्म करता है। उसकी जो रिएक्शन है डाई हाइड्रोजन की वहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो गया। एक तो आंसर हमारे पास में ऑप्शन बी आ गया। अभी 2 ऑप्शन और रहते हैं, 2 ऑप्शन और देखते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्राइटियम इज द मोस्ट कॉमन, यानी हाइड्रोजन के पास में 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें से ट्राइटियम जो है वो मोस्ट कॉमन है। अब यहाँ पर भी ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। देखिए इतना तो सही है कि हाइड्रोजन के पास में 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोटियम होता है। प्रोटियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 नहीं रहना है और एटॉमिक मास 1 होता है, उसको प्रोटियम बोलते हैं। एक होता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में क्या होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 2 हो जाता है हाइड्रोजन का। और एक होता है ट्राइटियम, वहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और ये जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है, मोस्ट डोमिनेट उसमें प्रोटियम होता है। और इन्होंने कहा है कि मोस्ट कॉमन जो वो ट्राइटियम है, ये गलत है। ट्राइटियम तो जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये बिल्कुल सही। तो ये हमारा जो है वो गलत लिखा गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी आएगा। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए कैटायन इन आयोनिक साल्ट, ये बिल्कुल सही, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो नीट 2013 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उनमें से कौन सा है? BS3, PS3, CS3 का ट्वाइस या फिर SiH3 का ट्वाइस। अब ये भी NCERT के पेज नंबर 288 पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में डाई बोरन जो होता है वो हमारा, या फिर बोरेन हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और वो कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन ए। इक्विलिब्रियम में भी काफ़ी चैप्टर, इससे पहले कुछ चैप्टर में भी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। अब वाटर मॉलिक्यूल से जो है वो नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है द मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मेथड यूज करेंगे जहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस को जो वो रिमूव कर पाएँ। अब देखिए इसके बारे में NCERT पेज नंबर 292 पे दिए हुए हैं सभी मेथड, चाहे वो आपका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना हो चाहे टेम्परेरी को हो। तो टेम्परेरी को रिमूव करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं। एक तो सिंपल आपका बॉइलिंग वाला मेथड जो होता है उसमें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, और एक होता है क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, हम जो वो कुछ एक लाइम जो है वो ऐड करते हैं, एक कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर लाइम दिया जाता है और वो वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, फिर वहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है उनको हटाया जाता है। तो टेम्परेरी अगर हार्डनेस का पूछा जाए तो हमारे पास में आता है क्लार्क मेथड। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाता है परमानेंट मेथड, अगर वहाँ पे होता कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, उसमें सिंथेटिक रेजिन मेथड भी आता है, काल्गन मेथड भी आता है, आयन एक्सचेंज मेथड भी आता है। इसके अलावा ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, अगर हम वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट करके भी जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले हैं, बट क्लार्क मेथड और बॉइलिंग जो है वो टेम्परेरी के लिए, तो हमसे टेम्परेरी पूछा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, ये नीट 2019 उड़ीसा का है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। अब ये भी बता देता हूँ, ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 9.4 जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, यही वो क्वेश्चन है सेम। उसमें पूछा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3, 1, 2, 5, तो यहाँ पर बनेंगे केवल 1। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो यहाँ पर होता क्या है, जो कॉपर होता है उसके साथ में जो हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल तो इसके साथ में ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, क्लियर है, और यहाँ पे 2+ आ जाता है, और SO4 डॉट एक सिंगल H2 होता है वो ब्रैकेट से बाहर रहता है, और यही सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है वही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में जो है वो एग्जाम्पल 9.4 है, पेज नंबर 291 है, बहुत सारे एनसीईआरटी से ही है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयन मेक्स द वाटर हार्ड, यानी कौन से ऐसे आयन है जो वाटर मॉलिक्यूल को हार्ड बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड सल्फेट, या फिर एमोनियम एंड क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए जो हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, एक तो बाइकार्बोनेट हो सकती है, बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड या फिर आपके सल्फेट, बट वो किसके होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, सोडियम के नहीं, पोटेशियम के नहीं, एमोनियम के नहीं, या तो किसके होंगे, मैग्नीशियम के या फिर कैल्शियम के। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर आ रहा है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 291 पे दिया हुआ है भैया, फिर बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलेंगे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन द वाटर बिकॉज। यहाँ पे बोला गया कि मेल्टिंग पॉइंट पे आइस होती है वो लाइटर होती है देन द वाटर। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है एक सिंपल वाटर से। क्लियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसका स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है आइस के अंदर। अब देखिए H2O मॉलिक्यूल आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। तो अगर भैया अगर आइस लाइटर है तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, बट यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात नहीं किया जा रहा है। सॉलिड स्टेट का मतलब आइस में वाटर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ये गलत हो गया। आइस क्रिस्टल है होलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। बट अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मेल्टिंग पॉइंट के आसपास पूछ रहा है, बट अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे जो वो क्यूबिक फॉर्म हो जाती है, जो वो आइस होती है उसकी क्यूबिक फॉर्म हो जाती है। बट यहाँ पर क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट के पास पूछ रहा है तो वहाँ पर लगभग जो वो हेक्सागोनल फॉर्म रहती है आइस की, और उसी वजह से यहाँ पर जो होती है वो लाइटर रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सी भी देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस द H2O मॉलिक्यूल श्रिंक। ऐसा H2O मॉलिक्यूल श्रिंक वगैरह नहीं करते, आइस फॉर्म मोस्टली हैवी वाटर ऑन द फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत। तो हमारा आंसर आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 देख लेते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्वेश्चन आया नीट 2020 के अंदर। अब आपको बता दूं कि बहुत सारे जो वो केवल एनसीईआरटी से आए हैं। मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। CO प्लस H2 टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर B2H6 एंड H2O2। अब देखिए CO प्लस हाइड्रोजन मैं बता चुका हूँ, जिसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं। तो ये मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में आ चुका है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। तो ए जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। ओके, क्लियर है, तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर तो मैंने बताया था कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, ये जो आयंस होते हैं उनकी वजह से होता है, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। B2H6 मैंने बताया था डाइबोरेन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये भी एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, और ये इसका जो होता है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब आप कहोगे ये क्या होगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 294 पे दिया भी हुआ है। तो ये हमारा जो है वो D फोर्थ के साथ चला जाएगा। तो ए जो वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड के साथ तीनों में जा रहे हैं। बी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। सी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, डी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नीट 2020 का क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी से थे। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, H2O2 का 2003 में स्पेरिकल नॉन प्लेनर प्लेनर 9 है, तो मैंने बता चुका हूँ, पहले इसी से क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 294 में दिया हुआ है। तो नॉन प्लेनर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1996 और 1997 में द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मेलिटी H2O2 सॉल्यूशन इज, यानी यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी है H2O2 सॉल्यूशन की। अब देखिए एक और फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.5 लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बता दिया मैंने आपको। ओके,
अब हम देख चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कितनी कलेक्ट पा रहे हैं हम, यानी कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर पाते हैं जब 1 लीटर H2O2 जो होता है वो डीकम्पोज होता है। सिंपल आप देखिए, H2O2 है, ये होगा तो वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, हाफ ऑक्सीजन जो है O2 का मॉलिक्यूल हाफ बनेगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 लीटर लगता है तो इसका कितना अमाउंट ऑक्सीजन बनेगा, ये उसकी कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी कितना ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर पाते हैं जब भी हम H2O2 जो होता है उसको डिकम्पोज करके। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ओके। अब बहुत ज़्यादा घुमाऊं या डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। अब अगर इस टाइप से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी जाती है यहाँ पे H2O2 की और इस टाइप से पूछा जाता है तो सिंपल यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें नॉर्मेलिटी, अगर हमें नॉर्मेलिटी दी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 5.6 कर देना है। अब आप कहोगे ये 5.6 कहाँ से आ गया, देखो सिंपल है, H2O2 जो है वो यहाँ पे जब डिकम्पोज होता है, क्लियर है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो H2O मोल बनता है और हाफ ऑक्सीजन का मोल बनता है। अब ये 1 मोल जब बन रहा है तो इसका हाफ मोल जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो उसी वजह से हमने इसको यहाँ पर 5.6 लिया जब नॉर्मेलिटी की फॉर्म में दिया हो, जब नॉर्मेलिटी की फॉर्म में दिया हो। तो सिंपल है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 5.6। अब नॉर्मेलिटी हमें दे दी है कितनी, 1.5 नॉर्मेलिटी दे दी है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.5 हमें दी है क्या, नॉर्मेलिटी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 5.6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5.6 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.4 हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दी OOH बॉन्ड एंगल इन H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में OOH जो है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब देखिए भैया, NCERT का पेज नंबर 294 सबसे पहले यही डायग्राम दिया हुआ है। अब वहाँ पे 2 दिया है, एक तो गैस फेज में दिया है और एक सॉलिड फेज में दिया है, और हमसे डायरेक्ट पूछा। देखिए गैस फेज में जो दिया हुआ है वो इनका एंगल जो OOH एंगल है वो 94.8 दिया हुआ है। सॉलिड के अंदर जो एंगल दिया हुआ है वो 101.9 दिया हुआ है। कितना, एक तो अप्रोक्सीमेटली 95 दिया हुआ है और एक अप्रोक्सीमेटली 101 दिया है। गैस के अंदर 95 दिया है, सॉलिड के अंदर ये दिया हुआ है। अब आप कहोगे 106, 109, 120, 97। अब देखिए यहाँ पर तो सिंपल पूछा है, तो गैस और सॉलिड के अप्रोक्सीमेटली एक 95 एक 101 है, तो उसके बीच में यहाँ पे कहीं है, और लगभग अगर हम जनरली पूछा जाए तो वो 97 लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल आर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं और फॉर्म X2 माइनस करते हैं। डाईएटॉमिक होते हैं या फिर यहाँ पर डाईएटॉमिक फॉर्म X2 माइनस आइन या फिर मोनोएटॉमिक फॉर्म X माइनस आइन, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कुछ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो देखिए H2O2 सबसे पहले तो डाई एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक नहीं होता है, पहली चीज़ ये होगी। और ये क्या बनाएगा, H++OH O2 माइनस बनाएगा, और ये जो HO2 माइनस है ये क्या हो गया, X माइनस हो गया। तो यहाँ पर ये डाई एटॉमिक होता है और X माइनस आयन जो होता है उसको बनाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 का स्ट्रक्चर बताना है। लीनियर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इस टाइप से होता है, नहीं इस टाइप से नहीं होता है, इस टाइप से होता है। भैया साफ साफ बता दिया, NCERT के पेज नंबर 294 पे दिया हुआ है सबसे पहले, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था ये हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं H2S के साथ में तो यहाँ पर क्या बनता है, तो सिंपल है। देखिए H2O2 की जब हम H2S के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एक H2O, 2 हमारे H2O बन जाते हैं। देखिए 2 इधर 2 इधर, तो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 होती है तो वो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो वाटर बनता है, प्लस जो सल्फर होता है वो रिलीज हो जाता है, और ये होता है क्या हमारा ऑक्सीडेशन। एडिशन नहीं, रिडक्शन नहीं, एसिडिक नहीं, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा हैवी वाटर से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है। AIPMT 2010 मेंस के अंदर सम स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर इज गिवन बिलो। हैवी वाटर यूज एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही है। जो न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनकी स्पीड को स्लो करता है, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, सॉरी। सेकंड है हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल वाटर, इसलिए यहाँ पे ये मोर एसोसिएटेड होता है।
क्लियर हो गया। ओके, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सोलवेंट। अब देखिए सोलवेंट जो होता है वो प्योर वाटर सबसे ग्रेटेस्ट सोलवेंट होता है। हैवी वाटर हो गया इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो है वो मिक्सिंग की हुई है, तो हैवी वाटर जो होता है वो मोर इफेक्टिव सोलवेंट नहीं होता है, ऑर्डिनरी वाटर ज़्यादा इफेक्टिव सोलवेंट होता है। ये गलत हो गया। और हमसे पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट में हमारी फर्स्ट और सेकंड जो वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वैसे तो आप इसको जो है वो बहुत जगह पढ़ते हो, मॉडर्न जो फिजिक्स आती है आप वहाँ पर भी इसको पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी। अब यहाँ पे बोला गया ट्राइटियम, ट्राइटियम यानी यही आपका 1H3 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, बता भी देता। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल रिलीज, यहाँ पे कौन सा इमिट करता है, न्यूट्रॉन करता है, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल। सिंपल है, ये जो आपका क्या करता है बीटा पार्टिकल को जो वो इमिट करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल सिंपल से यहाँ पे मेंशन ना था, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है, ओके।